हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जय अरोड़ा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सनशाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस टॉपिक के तहत अपने DPSP के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ चुके थे, जिसमें DPSP को संविधान के किस भाग में रखा गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, किस देश से इन्हें लिया गया है, ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में, एंड इसके अलावा इनका नाम DPSP कैसे पड़ा, और अपने कुछ कंसेप्ट भी क्लियर कर चुके थे इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें क्या था, जब DPSP और फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में जगह दी गई थी तो उस टाइम क्या हुआ था, दोनों के बीच में श्रेष्ठता की जंग चल रही थी। मतलब दोनों के बीच में टकराव की स्थिति थी। कुछ कहते थे कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं नीति निर्देशक तत्वों से, और कुछ कहते थे नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं मौलिक अधिकारों से। और इसका संतुलन किसने किया था, किस वाद ने किया था? मिनर्वा मिल्स वाद ने किया था। कब किया था? 1980 में। यहाँ तक अपने कर चुके थे और मुझे उम्मीद है आपको वो अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ नहीं आया देन आप दोबारा से मेरी वो वीडियो देख सकते हो। मेरी वीडियो पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आज हम राज्य नीति निर्देशक तत्व को आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, और आज इस टॉपिक से रिलेटेड फ्रेंड्स ये हमारी लास्ट क्लास होगी। देन इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज जो क्लास हमारी राज्य नीति निर्देशक तत्व की है उसमें हम इनके अंदर आने वाले अनुच्छेदों को समझेंगे, आर्टिकल्स, इनको अच्छी तरह से समझेंगे, एक एक अनुच्छेद को डिटेल से समझेंगे कि आखिर इन अनुच्छेदों में क्या है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और आज के टॉपिक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स इसमें 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक। कहाँ से कहाँ तक फ्रेंड्स? 36 से 51 तक। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सीधा पूछ लेते हैं कि DPSP या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए, ये अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं और लास्ट में कहाँ ख़त्म होते हैं? 51 पे, 51 पे। इनकी संख्या टोटल कितनी है फ्रेंड्स? टोटल ये 16 हैं। कितने हैं? 16। अब इन अनुच्छेदों में है क्या क्या? एक एक अनुच्छेद में गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हुए हैं हमारे देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए, यहाँ के लोगों का, यहाँ की जातियों का विकास करने के लिए इनमें गवर्नमेंट के प्रावधान दिए हुए हैं। हम उन प्रावधानों को, उन कानूनों को, उन नियमों को एक एक करके ढंग से पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि सरकार हमारे देश के लिए क्या कुछ करना चाहती है। कुछ चीज़ों को उन्होंने लागू कर भी दिया है और कुछ को लागू नहीं किया, और वो भी इन फ्यूचर सरकार जब सक्षम होगी तो उन्हें भी लागू कर देगी। तो आज फ्रेंड्स इसके एक एक अनुच्छेद को हम समझते हैं। तो फर्स्ट अनुच्छेद है DPSP का अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36। इसमें क्या है? इसमें है राज्य की परिभाषा। क्या है फ्रेंड्स इस अनुच्छेद में? राज्य की परिभाषा। तो देखो, शुरुआत है 36 से। शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में परिभाषा होती है ना, कोटेशन होती है, पहले परिभाषा होती है, उसके बाद हम किसी टॉपिक को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है? 36 में है राज्य की परिभाषा। उसके बाद है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में क्या है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 37 में है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब जो अनुच्छेद 37 है, अनुच्छेद 37 है, वो ये कहता है जो DPSP है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हैं, इन्हें न्यायालय में चेंज नहीं किया जा सकता। इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इन अनुच्छेद मतलब राज्य नीति निर्देशक तत्व के तहत गवर्नमेंट एक मतलब ये कहती तो है गवर्नमेंट कि हाँ मैं ये प्रावधान लागू करूँगी देश के लिए, देश की जनता के लिए, लेकिन गवर्नमेंट का कोई राइट टाइम नहीं होता कि एक साल में इन नियमों को, इन कानूनों को या इन योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता नीति निर्देशक तत्वों में। हाँ, गवर्नमेंट जब भी सक्षम होगी, जब गवर्नमेंट को लगेगा उसके पास उन कानूनों को लागू करने की पावर है या उन कानूनों को लागू करने में वो सक्षम है, तब वो उन्हें लागू कर देगी। तभी हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत न्यायालय में नहीं जा सकते। यदि हम न्यायालय में जाएंगे तब क्या होगा, हमारी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और मौलिक अधिकार वो परिवर्तनीय हैं। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो 37 में क्या है फ्रेंड्स, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। पहले आप इन दो अनुच्छेदों का एक जोड़ा बना लो, क्योंकि एक एक अनुच्छेद को यदि हम करेंगे ना तो क्या होगा, एक बार तो याद हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये भूल जाएंगे। तो हमें भूलना नहीं है, हमें तो वैसे याद करना है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा आंसर उसका सही होना चाहिए। तो ये दो जोड़े बना लो फ्रेंड्स, इसका एक जोड़ा बना लो। 36, 37। 36 में क्या है, नॉर्मल राज्य की परिभाषा शुरुआत हो रही है तो परिभाषा से शुरू होगी। 37 में क्या है फ्रेंड्स, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब आगे है फ्रेंड्स अनुच्छेद 38। अब आप ऐसे करो फ्रेंड्स, 38, 39 और 39 कै को इसे आपस में जोड़ लो, मतलब एक दूसरा जोड़ा बना लो जिसमें अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39 कै आएगा। पहले में तो 36, 37 आएगा, दूसरे में 38, 39 और 39 कै। अब अनुच्छेद 38 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। वो 3 प्रकार का न्याय कौन सा है फ्रेंड्स, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और यही 3 प्रकार का न्याय आपको हमारे संविधान की प्रस्तावना में, उद्देशिका में भी देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के। सामाजिक न्याय कैसा होगा, मतलब समाज में सभी को समान न्याय मिले, ऊंच नीच, जाति पाति भेदभाव का ध्यान ना हो, सभी को समान न्याय मिले। आर्थिक, धन संबंधी, सभी के पास धन हो, ऐसा ना हो कि कोई तो बहुत ज़्यादा रिच हो गया है, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है और किसी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो आर्थिक न्याय। राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है नीति निर्देशक तत्वों में। कौन कौन सा है वो, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये अनुच्छेद कौन सा है फ्रेंड्स, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल है 38, 38। उसके बाद है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है फ्रेंड्स, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन। संसाधनों का उचित वितरण क्या है इसमें, देखो जितने भी संसाधन हैं भारत में, जितने भी संसाधन हैं या इन फ्यूचर जो नए संसाधन आएंगे उनका उचित वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास तो संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएं, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी ना हो। तो इससे क्या होगा, इससे तो एक प्रकार से समाज में गलत स्थिति पैदा होगी। मतलब एक तबका तो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा, उसके पास तो सुख सुविधाएं होंगी, और दूसरा तबका निम्न हो जाएगा, तो दूसरा तबका समाज की मुख्य धारा से वंचित हो जाएगा। इसलिए 39 अनुच्छेद क्या कहता है, संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। मतलब जितने भी संसाधन हैं उनको सही ढंग से वितरित किया जाए, सभी में बराबर बराबर इक्वल का वितरण हो। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स
पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, समान कार्य के लिए समान वेतन। मोस्टली एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद है 39। अब ये समान कार्य के लिए समान वेतन है क्या? देखो, मान लो कोई वर्क है, वही काम कुछ महिलाएं भी कर रही हैं, कुछ पुरुष भी कर रहे हैं। दोनों का जो घंटों का टाइम है वो भी सेम है, मतलब महिलाएं भी 10 घंटे काम कर रही हैं, पुरुष भी 10 घंटे काम कर रहे हैं। अब जब दोनों 10-10 घंटे काम कर रहे हैं तो क्या वेतन दोनों को बराबर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जाहिर सी बात है, बराबर ही मिलना चाहिए। महिला को भी तो उतना ही मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिल रहा है। अगर मान लो ऐसा होता कि महिलाओं को उतना वेतन ना मिले और पुरुषों को ज़्यादा मिले, तो ये तो भेदभाव हो गया ना। तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। महिला पुरुष यदि काम के घंटे दोनों के सेम हैं, काम का जोखिम सेम है, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं वहाँ की कंडीशंस, वो काम सेम है, तो बराबर बराबर सैलरी मिलेगी। यदि कोई उन्हें अलग अलग सैलरी देता है, पुरुषों को ज़्यादा देता है, महिलाओं को कम देता है, तो सरकार के द्वारा ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद याद रख लेना फ्रेंड्स। अनुच्छेद है 39। कौन सा अनुच्छेद है? 39। अब एक इसमें वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 39 कै। कौन सा? अनुच्छेद 39 कै, मतलब 39 का ही ये एक पार्ट है छोटा। ये 39 कै किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और मैंने आपको बताया ही था 42वां संविधान संशोधन कौन सा है ये। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ये मैं आपको बार बार रिपीट भी करवाता रहता हूँ फ्रेंड्स। देखो, सनशाइन क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको न्यू टॉपिक तो करवाया जाएगा, साथ ही साथ जो पुराने टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन भी करवाई जाएगी। तो सोचो कितनी अच्छी बात है ये। तो इसलिए मेरी ये एक आदत है, और मैं जो टॉपिक न्यू होता है, अगर उसमें कोई पुराने टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट आ जाता है तो मैं उसे ज़रूर रिवीजन में लेता हूं, ताकि बच्चों को वो टॉपिक भी याद रहे, वो भी भूले ना। अच्छा, तो ये 39 कै जो है फ्रेंड्स, ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसमें है क्या? इसमें है समान अवसर के आधार पर न्याय देना, मतलब न्याय में समानता होनी चाहिए। न्याय में समानता होनी चाहिए। अगर कोई अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, धर्म के लोग हैं फ्रेंड्स, तो उनमें कोई भेदभाव ना किया जाए न्याय के आधार पर, मतलब बराबर न्याय मिले। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो सज़ा भी बराबर मिले। तो समान न्याय उपलब्ध करवाना, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। तो ये कौन सा है? 39 कै। और कब जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये जोड़ा अच्छी तरह से याद हो गया फ्रेंड्स आपको। क्या है? 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय है। 39 में संसाधनों का उचित वितरण हो, भेदभाव ना हो, समान काम के लिए समान सैलरी मिले। 39 कै में क्या है? समान अवसर के आधार पर न्याय दिया जाए, जाति पाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। और ये कब जोड़ा गया 39 कै? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक फ्रेंड बात जरूर अच्छी तरह से याद रख लेना, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी संविधान। इस संविधान संशोधन के तहत बहुत सी बातों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
काफ़ी ऐसे अनुच्छेद हैं छोटे छोटे जिन्हें बाद में इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 42वें के तहत। अच्छा, तो अब ये भी जोड़ा याद हो गया। अब एक फ्रेंड्स है अनुच्छेद 40, इसे आपको अकेला ही याद करना है, इसमें कोई भी आपको जोड़ा नहीं बनाना, इसे किसी के साथ ऐड नहीं करना। अनुच्छेद 40 में क्या है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 40 में है पंचायतें। क्या है फ्रेंड्स? पंचायतें। क्या पंचायतें? क्या होती है पंचायतें? पंचायतें मतलब ग्राम पंचायत। जो ग्राम स्तर पर चुनाव होते हैं, सरपंच के, उप सरपंच के, वार्ड मेंबर के, ये पंचायतें ही तो हैं। अब इन पंचायतों के बारे में विस्तृत वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है 40। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी में किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद याद रख लेना फ्रेंड्स, 40। कौन सा अनुच्छेद है? 40। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रख लेना फ्रेंड्स, ये जो ग्राम पंचायतें थी या पंचायती राज था, ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993, 73वें में पंचायती राज और 74वें में नगर पालिका। जब ये आगे टॉपिक आएगा ना पंचायती राज, तो इस पर अपने पूरा डिटेल से वर्णन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, पंचायतें किस में हैं? अनुच्छेद 40 में हैं। और किस संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों या पंचायती राज को लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 और 74वें में नगर पालिका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से याद हो गया होगा आपको अच्छी तरह से। अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स है अनुच्छेद 41, 42 और 43। अब इन तीनों को फिर से आपको एक जोड़े में याद करना है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, इन तीनों को आपको एक ही जोड़े में याद रखना है, 41, 42, 43। 41 में क्या है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी इत्यादि। देखो, मान लो कोई पर्सन है, वो गरीब है या बेरोजगार है या लाचार है, तो उसे काम पाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो भी तो मतलब इस संसार में रह रहा है, खाने पीने के लिए उससे भी तो चीज़ें चाहिए, और चीज़ों के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कब आएगा? जब कोई व्यक्ति काम करेगा। बैठे बिठाए तो भगवान ऊपर से तो पैसा फेंकेगा नहीं, या ऐसा तो है नहीं कि कोई पेड़ है, उस पेड़ पे पैसे लगे हुए हैं, आप शाम को घूमने चले जाओ वहाँ पे, पेड़ से पैसे तोड़ के आओ और जेब में डालो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो काम तो करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 41 क्या कहता है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है। मतलब मान लो कोई व्यक्ति बेरोजगार है, गरीब है, लाचार है, उसकी कंडीशन खराब है, तो उसे काम पाने का अधिकार है, उसे काम मिलना चाहिए। किस अनुच्छेद में है? 41 में। तो क्या है 41? काम पाने का अधिकार। उसके बाद है 42। 42 में क्या है? 42 में है कार्य करने वाली जगह न्याय संगत, मानवीय दशा अनुकूल। देखो, मान लो कोई पर्सन है, उसे काम मिल गया, उसे जॉब मिल गई। अब जॉब उसे मिल चुकी है, लेकिन जहाँ वो जॉब करने जाएगा, जिस ऑफिस में जाएगा, स्कूल में जाएगा या जिस संस्था के पास जाएगा, तो वहाँ की कंडीशन भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। ऐसा ना हो कि जहाँ वो काम करने के लिए गया है वहाँ तो चारों तरफ गंदगी है, कूड़ा करकट है, और जहाँ उसकी कुर्सी है, जहाँ पर बैठ के वो अपने कंप्यूटर पर काम करेगा, फाइलों में काम करेगा, उसके चारों ओर कचरा है, और मतलब हवा भी सही ढंग से नहीं है, वहाँ पर हवा की अच्छी सुविधा भी नहीं है, और कंडीशन बहुत ख़राब है। तो क्या वो पर्सन वहाँ काम कर पाएगा? उसका काम में दिल लगेगा? नहीं लगेगा। ऑब्वियसली सही बात है, नहीं लगेगा। तो काम तो मिल गया 41 में। अब काम मिलने के साथ साथ जहाँ मिला है वहाँ की कंडीशन भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, तभी तो वो काम कर पाएगा। अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो काम कर ही नहीं पाएगा, वो जॉब छोड़ देगा। तो इसलिए 42 में क्या है? कार्य करने वाली जगह जो है वो न्याय संगत होनी चाहिए, मानवीय दशा अनुकूल होनी चाहिए। मतलब काम करने वाली जगह अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ताकि जो काम करने वाला पर्सन है उसका वहाँ काम में दिल लगे और वो अपने काम को सही ढंग से कर सके। उसके बाद है फ्रेंड्स अनुच्छेद 43 में क्या है? निर्वाह, मजदूरी,
वेतन कुटीर उद्योग। देखो, एक पर्सन जो गरीब था, बेरोज़गार था या लाचार था, किस अनुच्छेद के तहत? 41 के तहत उसे काम पाने का अधिकार था। अनुच्छेद 41 में उसे काम मिल गया। अब अनुच्छेद 42 के तहत क्या है? वो जहाँ भी काम करने के लिए जाएगा वहाँ की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। अब मान लो वहाँ की कंडीशन अच्छी है, उसका काम में दिल लग रहा है और वो काम अपना सही ढंग से कर रहा है, अपना 100% एफर्ट दे रहा है। अब जब काम कर रहा है तो काम के बाद क्या होगा? सिंपल सी बात है, वेतन मिलेगा ना, मज़दूरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो वेतन, मज़दूरी, सैलरी ये सब किस में आएगा? ये आएंगे अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में क्या आएगा? निर्वाह मज़दूरी। निर्वाह मज़दूरी मतलब उसे इतना वेतन, इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए कि वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, अपने बीवी बच्चों की आवश्यकताओं को तो कम से कम पूरा कर सके, तभी उसका काम करने का कोई फ़ायदा है ना, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं। तो 43 में क्या है? निर्वाह मज़दूरी, वेतन। और इसके अलावा क्या है? कुटीर उद्योग। ये बहुत बार पूछा जाता है, कुटीर उद्योग